अस्सलाम वालेकुम। बालाज पख्तून चैनल से आपके एंकर एजाज़ अमान आपसे मुखातिब हैं। आज हम मौजूद हैं कश्मीर कॉलोनी यूसी अख्तर कॉलोनी के नून लीग के लोकल बॉडीज़ के जो उम्मीदवार हैं यूनुस चुगताई साहब, उनके पास आज हम उनके लोकल बॉडीज़ 15 जनवरी 2023 के होने वाले इलेक्शन के हवाले से आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। यूनुस भाई, हमारा पहला क्वेश्चन वही था कि आपको क्या 15 जनवरी को इस मरतबा हतमी तौर पर इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? अभी तक हम इस पर मुतफिक नहीं है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन अब जो हालात नज़र आ रहे थे इसी सूरत हाल में इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे जी, अगर हो जाते हैं तो। अच्छा, आप यहाँ पर मौजूदा जो सियासी हालात है, कराची की जो फ़िज़ा है, ये मौजूदा फ़िज़ा में अपनी यूसी के मसाइल के तनाजुर में, जबकि 2 मरतबा नून लीग हमारी यूसी के अंदर रही, मलिक अख्तर साहब की उसमें नाज़मीन में और फिर नदीम अराई साहब चेयरमैन रहे, तो मौजूदा माजी की कारकर्दगी के तनाजुर को जहन में रखते हुए आप मौजूदा सूरत हाल में नून लीग को किस पोजीशन पे देखते हैं कि आया इलेक्शन में ये नून लीग के जीतने के इम्कान हैं यूसी में? मैं समझता हूँ मलिक अख्तर साहब के दौर के अंदर जो हालात थे और जो काम किया मलिक अख्तर साहब ने, वो किसी टैकेचों पे नहीं है। और जो हमारे चेयरमैन थे 2015 में, जो नदीम अख्तर आए थे, राइन साहब तशरीफ लाए थे, जब वो हालात थे तो उन्होंने अपने उस दौर में भी बहुत से ऐसे काम किए हैं, जैसे बारिशें थी और सीवरेज का सिस्टम जो बिल्कुल ब्लॉक हुआ था उन्होंने खुलवाया और पूरा कराची उस बारिश में बंद था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यूसीसी के जो हालात थे आपके सामने थे, बिल्कुल क्लीन था, क्योंकि हमने सीवरेज का सिस्टम बहाल किया था। इसके अलावा हमने उन ख़वातीन के भी शनाख्त बनवाए थे जिनके शनाख्त बन ही नहीं रहे थे, तो कोई 300-350 ख़वातीन के शनाख्त बनवाए थे। इस तरह हमने डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट में कोई ऐसी दीगर यूसियों के अंदर ये पता चलता है जी वो 1500, 5000, 10,000 लेते थे, तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। हमने अच्छे काम किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माजी में जो जिन 2 टेन्योर का आप बता रहे हैं, मलिक अख्तर साहब के हवाले से और चेयरमैन नदीम अराई के हवाले से, इन दोनों टेन्योर के अंदर हमारे इलाके का एक दरीना मसला रहा है पानी का। वो उस दौरान मलिक अख्तर के दौर में तो आर्जी तौर पर और बेहतर एक इंतज़ाम के साथ चलता रहा। उसके बाद हमारे ज़हूर अहमद जदून साहब और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे नवीद अंथोनी साहब, जो कि सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, उनका सेकंड दौर आया। उसके अंदर भी कुछ सूरत हाल बेहतर रही, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर यह मसला हल नहीं हो सका। और फिर नदीम अराई साहब के दौर में ये हालत जो है, ये मसला एक संगीन सूरत अख्तियार कर गया और टैंकर माफिया हमारे इलाके में दाखिल हो गया। अब क्या समझते हैं कि अब ये मसला माजी के जो नदीम अराई साहब का टेन्योर था उसमें क्यों हल नहीं हो सका, और अब आइंदा इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है और क्या उम्मीद रखते हैं कि अब ये मसला अगर नून लीग को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इस मसले को हल कर पाएगी? उस दौर में यह था कि जी वहाँ पर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मुंतखब थे जनाब सईद गनी साहब, आपको याद होगा कि ये हमारा जो पानी है चक्रा गोड से आता है ना, तो ये चक्रा गोड से होता है, क्रॉसिंग से होते हुए ये कईयों बाद की नदी को क्रॉस करते हुए हमारे पास पानी यहाँ पर पहुँचता था। उस पर कईयों बाद वालों ने जो 14 मोटरें लगाई थी, जिसकी वजह से हमारा पानी जो है ना बार बार तातुर का शिकार रहा। हमने वाटर बोर्ड से बात की, वाटर बोर्ड वाला हम बेबस हो चुके हैं, हम कईयों बात से कोई बात नहीं कर सकते, लिहाजा इलाके के लोग जाके उनसे कोई मुज़ाकरा करें। इससे पहले ज़हूर जदून साहब के दौर में, नदीम अख्तर के दौर में भी जाके हमने कईयों बाद वालों से बात की, लेकिन उन्होंने अपनी जो वादे किए उन्होंने पूरे नहीं किए। इस दौरान ये गंदे पानी का इशू चल पड़ा, और वो गंदा पानी इसलिए आता था कि नदी के अंदर से वो लाइन आ रही है और वो जगह जगह डैमेज थी। और फिर यहाँ पर जब वाटर के चेयरमैन बना गए रिटायर जस्टिस मुस्लिम हानी साहब, उनको दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा क्विक सर्विस की जाए, मतलब इसको जो टुकड़ा है इसको नया टुकड़ा डाल दिया जाए। तो वहाँ पर भी जाकर हमारे MPS साहब ने कहा कि जी हम तो ये नई लाइन बाईपास करेंगे, लिहाजा इस छोटे से टुकड़े का क्या है, हम नया लाइन डाल देंगे। हालांकि अगर वो मसला हल हो जाता, ये गंदे पानी का भी मसला हल हो जाता और मुस्तकिल बुनियादों पर पानी हल हो जाता, लेकिन ये पानी सियासत का इशू हुआ और इन लोगों ने पानी को लोगों को मतलब मजबूर किया और पानी के टैंकर मुहैया किया, और पानी के टैंकर मुहैया करके उनसे वोटों का तकाजा किया जाता है। तो मैंने समझता कि इसमें इन्होंने अच्छा काम किया। हमने तो हर दौर में कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारा दौर गुजरा है यहाँ पर, हमने आवाम के जो मसाइल है उस पर हमने भरपूर तवज्जो दी है और कोशिश की है कि वो मसाइल हल हों। अच्छा यूनुस भाई, आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि पिछले नून लीग के जो 2 टेन्योर थे उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सेवरेज का मसला काफ़ी हद बेहतर रहा, और इस हवाले से गाहे बगाए सफाई कैंपेन होने की वजह से बारिशों के दौरान इतनी हालत दगरगू ना हो सकी और हमारा इलाका नीट एंड क्लीन रहा, पानी यहाँ पे जमा नहीं हुआ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे मामलात को अगर हम देख लें, अपना गलियों में बाद में जो गटर लाइनें डली, पाइप छोटे डाल दिए गए, वो जो नाले थे उन पर भी वहाँ पर पाइप डाल दिए गए, पप्पी चौक वाले रोड के ऊपर भी और दूसरी कुछ गलियों में भी ये गलती दोहराई गई। और इसके अलावा हमारे हेल्थ और एजुकेशन के जो मसाइल हैं उनके ऊपर कोई कोशिश नहीं की गई। तो अब आप क्या समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए आपके ज़हन में क्या तजावीज़ हैं, और अब माजी की गलतियों से हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखिए जी, गलियों के अंदर जो पाइपिंग की गई ना, वो हमारे किसी मतलब उसमें नहीं हुई। मैं आपको पहले बता दूं, ये नाले जो बनाए गए थे, मेन नाले जो थे, जो जाके मेन नाले में गिरते थे हमारे,
उनको बंद करके उनके अंदर पाइप डाल दिए गए और फिर गलियों के अंदर छोटे पाइप डाल दिए गए जो सरासर इलाके के अवाम के साथ जाती थी। मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारा दोबारा निज़ाम आता है, हम दोबारा इक़्तिदार में, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको नाले के सिस्टम में लेके आएँ और गलियों के अंदर बड़े पाइपिंग करें। और आपने याद दिलाया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जब इन्होंने पानी के लाइनों का काम शुरू किया तो 1500 रुपया फ़ी घर भी इन्होंने वसूल किया। और तो इस पे हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट वो उसकी कोई मतलब कि जिनसे 1500 इलाका आवाम से जो इनसे लिया गया है उसको कोई मतलब कि रसीद नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ कि भाई इन्होंने पानी के ऊपर भी जो सियासत की है और कर रहे हैं, और पानी के टैंकरों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और जहाँ एजुकेशन की बात है वो आपके सामने, हमारे यहाँ पे स्कूलों की क्या हालत है। अगर स्कूल उनकी दोबारा से मतलब कि बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, लेकिन अब देखें वहाँ पर तलबात की तादाद बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, 2-2.5 लाख की आबादी है, यहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर तलबात का भी एक कॉलेज वो तो बन गया है, मरवत साहब ने उसका वो किया था आज़म बस्ती में। तो लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर मैट्रिक तालिबात का भी होना चाहिए और तलबा का भी होना चाहिए, यानी मैट्रिक तक के स्कूल यहाँ पर होना चाहिए जो नहीं है। और यहाँ पर खुसूसन बच्चों को जो है ना बहुत मसाइल दरपेश हैं। और बच्चों से कहा जाता है जी आप अपना वो लेके आएँ, शनाख्त कार्ड वगैरह ये करके आएँ वो करके आएँ, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जो तालीम के मद में पैसे दिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। अच्छा यूनुस भाई, यहाँ पर खेलों के हवाले से या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या दूसरे हवाले से भी यहाँ पर कोई खेलों के ग्राउंड या इस किस्म की सहूलियात दस्तियाब नहीं हैं जहाँ नौजवान अपना टाइम स्पेंड कर सकें, या पार्क वगैरह? घरों में ख़वातीन कैद रहती हैं। ये 96-94 के दौरान नौजवान सोसाइटी ने काविश करके पर्दा तरबियत पार्क में बनाया था, लेकिन वहाँ पर भी कब्ज़ा माफिया अपनी नज़रें जमा कर बैठा हुआ है। तो इस हवाले से आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, पार्क या तफरीही एक्टिविटीज़ के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए आपके क्या नुक्ता नज़र, आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे लैंड ग्रैबर बैठे हैं, लैंड माफिया बैठी हुई है। हम जब भी उनके ऊपर कोई बात करते हैं तो हमारे चेयरमैन के ऊपर मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है और सियासी मुखालफिन जो है ना उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप वालों ने लोगों के जो कम्युनिटी प्लॉट्स हैं उन पर कब्ज़े किए हुए हैं और उस पर वो रह रहे हैं। तो ग्राउंड कहाँ से आएंगे? तो हमारे बच्चे मतलब वो डिफेंस जाते हैं, सड़कों पर खेलते हैं, आए दिन हादसा का शिकार होते हैं। और आपके तवज्जो से एक बात की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर पेस्टिल ब्रिज बनाए गए हैं अख्तर कॉलोनी में, लेकिन कश्मीर कॉलोनी में ब्रिज नहीं बनाया गया। तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा मेयर कराची आए तो हमसे कहें कि भाई यहाँ पर जो कराची अपना कश्मीर कॉलोनी के अंदर एक पेस्टिल ब्रिज होना चाहिए जिस पर लोग ऊपर से सफ़र कर सकें, क्योंकि नीचे से आए दिन हादसा होते हैं। ख़वातीन के, बुज़ुर्ग मर्दों के, यहाँ तक के नौजवान भी यहाँ पर अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो यहाँ पर एक पेस्टिल ब्रिज की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हमारी इस मंशूर में कि यहाँ पर कश्मीर कॉलोनी के अंदर एक पेस्टिल ब्रिज दिया जाए। अच्छा, कब्रिस्तान के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कब्रिस्तान तो यार पहला मसला है ना, सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान का है। हमारे यहाँ पर मतलब ये डिफेंस व्यू का कब्रिस्तान था पहले ही हमारे पास, अब क्योंकि UC2 के मंजूर कॉलोनी के उसके पास चला गया है, ज़ाहिर बात है उनके उसमें आता है। तो हमारे पास तो कब्रिस्तान ही नहीं, UC6 के पास कब्रिस्तान नहीं है। तो मैं आला जो ज़ाहिर बात है MP MNA साहब को ये कहूँगा कि भाई यहाँ पर कब्रिस्तान को कोई तरीक़ेकार बनाया जाए, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर अब कब्रिस्तान नहीं रहा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर अपने अवाम को एक बड़ा कब्रिस्तान, एक बेहतरीन कब्रिस्तान जहाँ पर वो अपने अजीज़ व अकारिब को मदफन कर सकें। अच्छा, ये पिछले 1.5-2 साल से ये पानी की लाइनों की वजह से जो डाली गई, जिसमें हमने जिक्र किया था कि पैसे भी लोगों से लिए गए, उस दौरान जो खुदाई की गई, उस दौरान जो कश्मीर कॉलोनी के अंदर गैस की लाइनों का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ। तो इस हवाले से हमारे जो पिछले जो वीलॉग्स थे उसमें अवामी राय में 2 जो है राय आती रहीं, वो अपने अपने लिहाज से लोग करते रहे। कुछ लोग ये कहते रहे जी अपना चेयरमैन नदीम आरई साहब ने जो TBR सिस्टम लगाया था उसकी वजह से हम लोगों का ये निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, जबकि कुछ लोगों का यही कहना था कि नहीं भाई, ये जो पीपल्स पार्टी वालों ने पानी की लाइनें डाली थी, खुदाई हुई, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ और हमारा जो गैस है जो घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन के लिए एक जहनी अजियत का मसला बन गया। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे हमारे को? भाई कोई भी जो हुक्मरान होता है, वो चेयरमैन हो, काउंसलर हो, या वो MP हो या MNA हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि आवाम के किसी मसाइल में इजाफा करे। तो BRT सिस्टम लगाया था तो उसका मकसद ये था कि लोगों को जो है ना गैस ज़्यादा मिकदार में मिले। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है उसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑल ओवर आप देखें कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर गैस की शॉर्टेज चल रही है। तो उसके हमारे सियासी मुखालफिन गलत प्रोपेगेंडा करते हैं जी इसमें नदीम अख्तर आरई का कसूर है। इसमें कोई कसूर उसका नहीं है, बल्कि उसने बेहतर और बेहतरीन करने के लिए काम किया था। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जो भी चेयरमैन आएगा वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ये मतलब कोई मुखालफत नहीं है इसकी, ये सियासी मुखालफिन का प्रोपेगेंडा है। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में इंशाल्लाह गैस की सूरत हाल बेहतर होगी इंशाल्लाह।
अच्छा, गुज़श्ता 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि हमारे इलाके में 2 बातें जिनका ज़िक्र माजी में आप भी करते रहे, निशानदेही करते रहे। एक तो मनशियात की फ़रोख्त, गुटखे और मावा, इन चीज़ों का इस्तेमाल कुछ बढ़ा है, इसकी फ़रोख्त और सरपरस्ती यहाँ पे बढ़ी है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 1 साल के अंदर इजाफा हुआ है। हमारे अख्तर कॉलोनी के गली मोहल्ले, जहाँ पे पहले ये गली मोहल्लों की सतह पर ये क्राइम्स नहीं होते थे, दाखिली और खारजी रास्तों पर तो ये होते थे स्ट्रीट क्राइम, लेकिन अब अंदर तक की गलियों तक इस किस्म के लोग जो है दंदनाते हुए फिर रहे हैं, असले के ज़ोर पर लोगों से जो है ना उनकी कीमती अशिया छीन लेते हैं। तो इस बारे में इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है और इंतज़ामिया को आप क्या कहते हैं? देखिए जी, एक कानून है, मतलब कि पुलिस वालों का आवाम से रब्ता होना चाहिए ना, इलाका वाइज कमेटियाँ होनी चाहिए, पुलिस को उनके साथ रब्ता होना चाहिए। और जब ये कमेटियाँ काम करती हैं, तो इससे पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन पुलिस जो हमारे SHO साहब थे वो मुख्तलिफ़ इलाके के मुख्तलिफ़ सियासी समाजी शख्सियात से मेल मुलाकात करते थे और इलाके के नौजवानों को उन्होंने उसमें लिया था, एतमाद में लिया था, तो ये स्ट्रीट क्राइम नहीं होते थे। अब कराची के अंदर ऐसा है कि कराची तो अपनी जगह है, लेकिन मैं हैरान हूँ, इस अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी के अंदर बहुत बड़े मामला चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये इंतज़ामिया से कहूँगा, मैं मुतबाद के हकाम से कहूँगा कि भाई आप मोबाइल को तो छोड़ दें, लेकिन आप मोटरसाइकिलों का गश्त में इजाफ़ा करें। और जो आपका जितना रास्ता आता है, एक तो वो आपका अख्तर कॉलोनी के रास्ते हैं, मतलब आप अख्तर कॉलोनी की पहाड़ी वाली मस्जिद देख लें, वहाँ से एक रास्ता बाहर निकलता है। फिर आप यहाँ देख लें, सर्विस रोड पे एक रास्ता बाहर निकलता है और कश्मीर कॉलोनी से एक रास्ता बाहर निकलता है। लेकिन जो पीछे सड़क बनाई गई है, ये सड़क आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई थी, ये तो राहज़ानों और डकैतों के लिए तो बड़ी जन्नत बन गई है भाई। यहाँ से वारदात करते हैं, इस रोड पे चढ़ते हैं और पीछे से निकल जाते हैं, वो मतलब डिफेंस व्यू की तरफ निकल जाते हैं, मंजूर कॉलोनी की तरफ निकल जाते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त उनके लिए काम किया गया है। अगर ये काम कर ही देगा, आवाम के फ़लाह के लिए काम किया गया, तो फिर आवाम की फ़लाह के लिए मैं आपकी तवज्जो से थाना SHO से कहूँगा कि भाई वो कम अज़ कम इधर कोई नफरी लगाएँ, ताकि ये जो दाखिली रास्ते हैं इसके ऊपर हमारे जो पुलिस है वहाँ पर उनको रहना चाहिए और आवाम से रब्ता रखें। SHO साहब वो चेक, कोई भी सियासी पार्टी है उनसे रब्ते में रहें, समाजी लोगों से रब्ते में रहें, जो इलाके के जो नामवर लोग हैं जो काम करते हैं इलाके में, उनसे रब्ते में रहें। और पुलिस का और आवाम का जब आपस में रब्ता होगा तो ये चोरी डकैती ख़त्म हो सकती है। आज का हमारे यूनुस भाई आपसे आखिरी सवाल ये है कि पहले तो आप आवाम को इस हवाले से क्या एज ए चॉइस ये कहते हैं कि नून लीग को वो तरजीह दें आने वाले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, यानी कि आपको अपनी एक चॉइस समझें। और दूसरा ये है कि हम देखते आ रहे हैं कि फरसुदा निज़ाम, जमहूरी निज़ाम के हवाले से लोग डिलीवर होने ना की वजह से आम आदमी वोटर मुतमईन नज़र नहीं आता, इसलिए वोटर जो है ना घर से निकलता नहीं है। बमुश्किल 30% जो है ना वोटर का तनासुब नज़र आता है। एक आम वोटर को तब्दीली के लिए, हालात की बेहतरी के लिए और एक कसीर तादाद में अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए निकलने के लिए आप क्या तरगीब देंगे? और आप इस हवाले से अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हुए क्या समझेंगे कि लोग, आम आदमी जो है वो नून लीग को ही, नून लीग के पैनल को एक चॉइस, अच्छी बेहतरीन चॉइस समझकर वोट दे? दोनों बातों का जवाब दे दें। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा जो पैनल है ना जी, वो मांगे तांगे के लोगों से नहीं हमने कौंसलर लिए हैं। हमारे जितने भी कौंसलर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती कारकुन हैं जिनको टिकट दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी इस इलाके में बेहतर रही है। और ये जो कहा जाता है जी, वो ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि अवाम का जो एतमाद है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से उड़ चुका है। उसकी वजह यह है कि जो पैराशूट के ज़रिए आते हैं लोग ना, तो उनका अपने मफादात होते हैं, लेकिन जो नज़रियाती कारकुन है वो अपनी पार्टी का भी मफाद देखता है, फिर आवाम का मफाद भी देखता है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो इलाके के अंदर काम कर सके। हमने इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं और कोरोना के अंदर आपको पता है हमने कितना काम किया है। और जब लोग अपने घरों से किसी से मिलाने नहीं जाते थे, अपने अज़ीज़ व क़ारिब से, अपने रिश्तेदारों से नहीं जाते थे, हम यहाँ पर अपनी गलियों में नज़र आते थे आपको। बाकी मैं आवाम से कहूँगा जी, 15 जनवरी 2023 बरोज़ इतवार 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग है। ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है। ये आप अपना जो हक़ रायदही है वो सोच समझ के इस्तेमाल करें। आप बंदे का किरदार देखें, बंदे की कारकर्दगी देखें, बंदे का शख्सियत देखें। आप ये मत कहें कि यार ये उस पार्टी से है, ये उस पार्टी से। आप पार्टियों को 2 मिनट के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये कोई बड़े इलेक्शन तो हो नहीं रहे। ये बलदियाती इलेक्शन है। उसका सबसे बड़ा हुस्न ये है कि इसी इलाके का बंदा कौंसल मुंतखब होता है, इसी इलाके का बंदा चेयरमैन मुंतखब होता है, वो इस इलाके के तमाम मसाइल से वाकिफ़ होता है और वो कोशिश करेगा कि वो इस इलाके के मसाइल को हल करे, क्योंकि वो यहाँ ख़ुद भी रहता है। तो ये न छोड़ देंगे वो इसका है वो उसका। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराची के अंदर, आपको पता है 2013 से पहले क्या हालात थे, 2013 के बाद के क्या हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब 2013 में इलेक्शन जीते हैं तो कराची को अल्हम्दुलिल्लाह उसने अमन दिया है, उसने बताखोरी बंद की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर इस यूसी में भी अगर चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आता है तो हम ये बताखोरी और ये डकैती और चोरी की वारदातों के अंदर, रोकथाम के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और मैं आवाम से ये कहूँगा कि ये 15 जनवरी का जो दिन है इसको ज़ाया मत कीजिएगा, सोना मत। दीगर तफरी जो आपने प्रोग्राम्स किए हैं वो ख़त्म करें
अपने घरों से निकलें, अपने माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूँगा वो घरों से निकलें। अपना घर का नुमाइंदा, आप जिसको ये समझते हैं कि वो आपका मसला हल कर सकता है, मैं देखें मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अवाम UC6 ये समझती है कि ये बंदा हमारा मसला हल कर सकता है, तो घरों से निकलना होगा उनको, अपना वोट कास्ट करना होगा और वोट के ज़रिए वो यहाँ पर तब्दीली ला सकते हैं। नहीं घरों से निकलेंगे, टर्नआउट कम होगा, तो फिर काम नहीं होंगे। तो मैं कहूँगा कि भाई अपने घरों से निकलें। मैं गुजारिश करूँगा UC6 की आवाम से कि 15 जनवरी को सारे काम छोड़कर अपना वोट कास्ट करें और यहाँ पर हकीकी तब्दीली लाएं। और जो आप समझते हैं जिन लोगों ने अपने यहाँ पर एक टाइम गुजारा है और लोगों को पता भी है कि कौन से लोग काम करने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ लोगों से मैंने यही गुजारिश है कि वो 15 जनवरी को निकलें और अपना वोट हक रही दही इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये थे यूनुस चुगताई साहब, नून लीग के उम्मीदवार, अपना लोकल बॉडी सिलेक्शन 2023 15 जनवरी के हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे थे। और इन्होंने जैसा कि अपनी बातों का हमने जो निचोड़ निकाला है वो 3 बुनियादी बातें थीं लोगों को तरगीब देने के हवाले से। कुरान पाक में भी जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी अमानतें अहल लोगों के सुपर्द करो, यानी कि किरदार और कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग वोट कास्ट करें, इनकी अपील ये है। और दूसरा ये है कि एक शेर है इकबाल का कि अफराद के हाथों में है कौमों की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस बात को जहन में रखें, हर फर्द का एक किरदार है, जब वो घर से निकलेगा अपना हिस्सा डालेगा तो यकीनन निज़ाम में बेहतरी की जो है ना हम तवक्को रख सकते हैं। और इसमें आखिरी बात कह के मैं आज के व्लॉग का इख्तिताम करूँगा कि निगाहें जिनकी जम जाती हैं मुस्तकबिल के चेहरे पर, निगाहें जिनकी जम जाती हैं मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी की गलतियों को दोहराना नहीं आता। बालाज पख्तून चैनल से एजाज़ अहमान अज़ीमी को इजाज़त, शुक्रिया।